शुरुआती क्या संकेत होते हैं, थोड़े से एडवांस होने पे क्या संकेत होते हैं, तो कुछ लिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स आप बता सकते हैं आर्थराइटिस का? आप बैठे हो थोड़े समय तक एक पोजीशन में बैठे हो, खड़े हुए तो आपको परेशानी हुई खड़े होने में, नीज़ में जकड़न हुई, थोड़ा सा दर्द हुआ और थोड़े समय के बाद चलने के बाद वो ठीक हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आप स्टेयर्स उतर रहे हो तो आपको पेन हो रहा है। स्टेयर्स उतरने में ज़्यादा, चढ़ने में कम होता है, उतरने में पेन हो रहा है, बट अदरवाइज वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी अर्ली सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजनरेटिव आर्थराइटिस। तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ गए, उसके बाद मन करता है पैर सीधा करें। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, अर्ली सिम्टम ऑफ माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको जॉइंट स्वेलिंग और मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठ करके जोड़ फूले हुए और अकड़े हुए काफ़ी होते हैं, तो ये आपको समझना है। सब वॉक कर लेते हैं तो वही एक्सरसाइज में काउंट हो जाता है। हमने कुछ दिनों पहले स्टडीज़ वगैरह देखे थे कि जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं अपने शुरुआती दिनों में, 20s में 30s में, उनमें चांसेस कम हो जाते हैं आगे चल करके आर्थराइटिस होने के। आधा पौना घंटा वॉकिंग अगर आप कर रहे हैं डेली, सो वॉकिंग से यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मसल्स, योर बोन्स, योर लंग्स, योर साइकी, यू फील गुड व्हेन यू आर यू एक्सरसाइज योरसेल्फ। फ्रेश एयर में जाते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं बॉडी को, तो वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग तो करना ही करना है, एंड यू राइटली सेड कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रोल है। तो हड्डियों के लिए कोई टेस्ट है जिससे हम करवा करके समझ सकते हैं कि हाँ आगे चल करके आर्थराइटिस होने का रिस्क तो नहीं है? बोन डेंसिटी, यू राइटली सेड कि इट्स इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी बोन डेंसिटी चेक करवा लें, बोन मिनरल डेंसिटी या डेक्सा स्कैन जिसको कहते हैं, तो उससे मिनरलाइजेशन प्लस प्रोटीन लेवल्स इन द बोन का पता चलता है। ऑस्टियोपीनिया है, यानी कि ऑस्टियोपीनिया मतलब मिनरल्स की डेफिशिएंसी हुई बोन्स के अंदर, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कैल्शियम प्लस प्रोटीन्स दोनों की डेफिशिएंसी। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ रेड फ्लैग। आपको पता है इंडिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति जो है वो जॉइंट पेन से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम केसेस की माने तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हैं। साथ ही साथ 40 लाख के करीब के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के रिस्क पर भी हैं। अब ऐसे में आर्थराइटिस के बारे में हमारे लिए जानना समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था ये बढ़ते उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है, पर अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है। ऐसे में आज के पॉडकास्ट में हम आर्थराइटिस के बारे में हर एक डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्हें इस फील्ड में 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। हमारे साथ है डॉक्टर संजय गुप्ता, जो कि डायरेक्टर और HOD हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स में। साथ ही इनकी स्पेशलाइजेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी है। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और अवेयरनेस पहुंचा सके। जी, सबसे पहले डॉक्टर, हम यही चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि घुटनों का कोई भी दर्द हो, कोई भी जॉइंट पेन हो, छोटा मोटा, इसका मतलब कि ये आर्थराइटिस है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर हमें समझना ही हो कि एक्चुअली आर्थराइटिस होता क्या है, आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है और इससे इतने लोग क्यों अफेक्टेड है, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। करेक्ट मेघा, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा कि कोई भी जॉइंट का पेन उसको आर्थराइटिस लेबल कहना तो सही नहीं है। जॉइंट जो होता है हमारा बॉडी का जॉइंट के आसपास में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं। तो आर्थराइटिस है कि नहीं, ये समझने के लिए इंसान को कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए परसिस्टेंस है पेन की, स्वेलिंग की, और ख़ास करके अकड़न की, जकड़न की, तो वो आर्थराइटिस इंडिकेट कर सकता है। बट जैसे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, बहुत सारे लोगों को रिपीटेड एक्टिविटीज़ की वजह से टेंडोनाइटिस होती है, जो मसल्स का स्प्रेन होता है, लिगामेंट्स का स्ट्रेन होता है, तो ये सारी चीज़ें भी जॉइंट पेन प्रोड्यूस करती हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो मतलब मैकेनिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जॉइंट पेन के, अदर देन आर्थराइटिस, मैकेनिकल कॉजेज़। तो ये मैकेनिकल कॉजेज़ हो गए। मैकेनिकल कॉजेज़ में आपका ये भी आता है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, आपकी मसल कंडीशन क्या है, मसल्स कितनी स्ट्रांग है,
और आपकी बोन्स कितनी स्ट्रांग है, फिर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है, बॉडी का मान लीजिए किसी जोड़ का अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं है तो वो भी जॉइंट पेन प्रोड्यूस करेगा। सो दीज आर मैकेनिकल रीजंस फॉर जॉइंट पेन। अगर किसी को समझना हो कि मुझे आर्थराइटिस हुआ क्यों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, तो उसके बारे में क्या? मैं बताता हूँ, आई एम कमिंग ऑन दैट। तो बट हम हर किसी पेन को, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि अगर आर्थराइटिस को लेबल कर दें तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नज़रअंदाज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, अर्ली ट्यूमर्स हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जॉइंट पेन आर्थराइटिस मान के चल रहे हैं, वो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। राइट। बहुत सारे जॉइंट्स के पेन उस पर्टिकुलर जॉइंट से ना आकर के दूसरे जॉइंट से आते हैं या दूसरी जगह से आते हैं, जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइन में प्रॉब्लम है आपके और नर्व कंप्रेशन है, वो पेन आपके हिप जॉइंट में रेफर हो सकता है, वो आपके थाइज और नी में रेफर हो सकता है। सो दैट इज़ रेफर्ड पेन। सो ओरिजिनल पैथोलॉजी आपके जॉइंट में नहीं है, कहीं और है, बट वो रेफर्ड पेन है, तो इसको भी आपने समझना है। इसी तरह हमारे नेक का पेन वगैरह, नर्व्स का जो पेन होता है वो कभी शोल्डर जॉइंट में रेफर हो जाता है, तो रेफर्ड पेन भी एक रीज़न है। अब जैसे आपने पूछा कि आर्थराइटिस को हमने समझना कैसे है, तो पहला है परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स। अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, सिम्टम्स क्या हैं? सूजन, अकड़न, स्वेलिंग और पेनफुल मूवमेंट्स। अगर ये चीज़ लंबे समय तक परसिस्ट कर रही है, स्पेशली सूजन और अकड़न, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये किसी तरह की आर्थराइटिस है जॉइंट्स में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी इसकी डायग्नोसिस वगैरह तो खैर बनी जाएगी अगर, लेकिन पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना कि हमें कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अगर परसिस्ट कर रही है, आई वुड से कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते हो गए आपके जॉइंट की स्वेलिंग, जॉइंट का पेन, ये सब ख़त्म नहीं हो रहा है, तो देन यू शुड स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू इट। पेन जो 1-2 दिन में सेटल हो गया, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में सेटल हो गया, वो किसी और मैकेनिकल रीज़न की वजह से भी हो सकता था, या जनरली कभी कभी बॉडी वीक होती है उसकी वजह से भी पेन्स वगैरह हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। आपने जो सिम्टम्स बताए ना डॉक्टर, तो उसमें कई बार क्या होता है कि दर्द आज शुरू हुआ, हमने दवाइयाँ खा ली, दर्द ठीक हो गया, फिर महीने 2 महीने के बाद फिर से वही दर्द शुरू हो गया, फिर हमने दवाइयाँ खाई, ठीक हो गया। अगर ये पैटर्न चल रहा है तो क्या ये भी आर्थराइटिस है? हाँ जी, ये रेकरिंग पेन है और इसको हम इंटरमिटेंट आर्थराइटिस कहते हैं। मतलब कि जब आपका पेन हुआ उस समय जॉइंट में इन्फ्लेमेशन था, इन्फ्लेमेशन आपकी दवाइयों से सेटल हो गया और जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर था वो सेटल हो गया। फिर कुछ समय के बाद जब इन्फ्लेमेशन फिर से ट्रिगर हुआ, क्रॉप अप हुआ, तो पेन फिर से शुरू हो गया। तो ये रेकरिंग पेन इज़ ऑल्सो सम रेकरिंग। और दूसरा होता है फ्लीटिंग पेन, मतलब कि आज किसी जोड़ को पकड़ा है, कल को दूसरा जोड़ पकड़ेगा, तो ये भी एक आर्थराइटिस का सिम्टम है जिसको हमने रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन ये जो सिम्टम्स है ये एग्जैक्टली किस एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादातर देखे जाते हैं, और कैसा भी है कि महिलाओं में जल्दी आएंगे, पुरुषों में जल्दी आएंगे, या किन में हो सकता है ये? अगर आप एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप का तो अब कोई आज की डेट में कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। पहले आपने सुना होगा, देखा होगा, आर्थराइटिस मतलब ओल्ड एज, इक्विवेलेंस, आर्थराइटिस इक्विवेलेंस ओल्ड एज। बट वैसी समय के साथ चीज़ें बदली हैं। आर्थराइटिस का ट्रेंड अर्ली एज में, हम बात कर रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की। सो 2 तरह की आर्थराइटिस मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसको रिमेटॉइड कहते हैं, और एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस डीजनरेटिव कंडीशन है, मतलब कि ये घिसाव, कार्टिलेज के उम्र के साथ कार्टिलेज घिस रहा है, प्री डिस्पोज्ड है बॉडी हमारी। जैसे कि आपने बताया विमेंस हैं, फीमेल पॉपुलेशन है, उनके अंदर मसल्स, टेंडन्स, बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। उनका जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी कुछ ज़्यादा होता है इस तरह की आर्थराइटिस को डेवलप होने का। फिर अगर बात करें तो जो पेरी मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप की लेडीज़ होती हैं, उनमें आपका हार्मोन लेवल कम होने लगता है, और हार्मोन का एक बहुत प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है कार्टिलेज पे। तो ये तो वो हो गया जो समय के साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस विद एज डेवलप हो रही है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस देयर इज़ नो, और कमिंग बैक टू ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे कि एक 50, 55, 60 साल की एज के बाद में ही रिकग्नाइज होता था, आज की डेट में वो अर्ली एज में भी दिख रहा है। 30 एंड अबव, 35, 40, अर्ली 40s में भी इसके लक्षण
प्रेजेंट होने लगते हैं, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसका करेक्टिव मेजर, प्रिवेंटेटिव मेजर अपनाना है। अगर रिमेटॉइड यानी कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करें, और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती हैं जो जनरली ऑटो इम्यून रीज़न की वजह से होती है। ऑटो इम्यून का मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसी वजह से गलत रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारे अपने जॉइंट्स के सेल्स को और उनको अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ डैमेज हो रहा है और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस अर्ली एज में भी या एडोलेसेंट एज में भी प्रेजेंट कर सकती है, जिसको हम जुवेनाइल रूमेटॉइड GRA कहते हैं, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या अर्ली एज में प्रेजेंट करते हैं। तो उसका कोई एज बार नहीं है, एज डिफरेंशिएशन नहीं है। इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि हमें पहचानना, यस लेडीज आर मोर प्रीडिस्पोज टू ईदर इट इज़ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उनका प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है और एज भी अर्ली एज में भी प्रेजेंट कर सकती है, जिसको हमने पहचानना है। और उसका पहचानने के लिए अगर हमें थोड़े से सिम्टम्स समझने हो कि शुरुआती क्या संकेत होते हैं, थोड़े से एडवांस होने पे क्या संकेत होते हैं, तो कुछ लिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स आप बता सकते हैं आर्थराइटिस के? ज़रूर। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेगा। हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि जोड़ों के घिसाव की वजह से होती है। और इसका प्रेजेंटेशन, इसके सिम्टम्स अगर देखा जाए तो अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं, 35+, 40+, या कभी कभी 30+ में भी शुरू हो जाते हैं। और ये अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप उसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स ले सको। तो आप बैठे हो थोड़े समय तक एक पोजीशन में बैठे हो, खड़े हुए तो आपको परेशानी हुई खड़े होने में, नीज़ में जकड़न हुई, थोड़ा सा दर्द हुआ और थोड़े समय के बाद चलने के बाद वो ठीक हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आप स्टेयर्स उतर रहे हो तो आपको पेन हो रहा है। स्टेयर्स उतरने में ज़्यादा, चढ़ने में कम होता है, उतरने में पेन हो रहा है, बट अदरवाइज वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी अर्ली सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव आर्थराइटिस। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, आजकल तो वैसे मूवीज़ में कम ही बैठते होंगे, आई डोंट नो, बट दे यूज्ड टू कंप्लेन कि हम मूवी देखते हैं तो 3 घंटे हमसे बैठा नहीं जाता है, मन करता है, या गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ गए, उसके बाद मन करता है पैर सीधा करें। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, अर्ली सिम्टम ऑफ माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट्स नॉट एडवांस स्टेज, अर्ली स्टेज। और जब एडवांस स्टेज आ जाती है तो एडवांस स्टेज में तो आपके जोड़ों का दर्द मोर और लेस परमानेंट हो जाता है। बहुतों को तो मतलब एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग है, अकड़न है, जोड़ों का मूवमेंट होता नहीं है, प्लस लिम्पिंग है, चलने में लिम्पिंग है। और एडवांस स्टेज की बात करें तो आप डिफॉर्मिटीज़ आने लगती हैं, कहते हैं हमारा पैर घूम गया है। अच्छा। तो बोनी डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो, क्योंकि कार्टिलेज घिसने के बाद में बोन्स का घिसना शुरू हो जाता है। जो बोन्स जॉइंट को फॉर्म करती हैं, पहले तो कार्टिलेज घिसता है, फिर उसके बाद में बोन्स का घिसना शुरू होता है, तो वो डिफॉर्मिटीज़ आने लगती हैं। और एडवांस स्टेज की अगर हम बात करें तो और एडवांस स्टेज में सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोगों की नाइट स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है। कैसे? मतलब कि आप एट रेस्ट, आप लेटे हुए हो और रात में आपको पेन हो रहा है, मतलब बिना मूवमेंट के पेन हो रहा है और आप सो नहीं पा रहे हो। सो दैट इज़ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ अर्जेंट एक्शन होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, या उसका जो भी करेक्टिव मेजर है वो करना चाहिए। इसमें ना कई लोगों की जैसे चाल बदल जाती है, उठ के बैठते हैं या बैठने जाते हैं तो हड्डियों से टक टक की आवाज़ आती है, सुबह ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम जकड़ी और अकड़ी फील हुई है। ये सारे भी लक्षण हो सकते हैं? करेक्ट, ये भी हो सकते हैं। जो जॉइंट्स की आवाज़ है, क्रैकलिंग जिसको बोलते हैं, क्रैपिटस बोलते हैं, ये भी ये इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन इन द जॉइंट इज़ रिड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग दोज क्रैकलिंग। और इसका करेक्टिव मेजर है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, अर्ली सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस के। ठीक है। इसमें डॉक्टर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि कुछ लोग ओस्टियोआर्थराइटिस होने के रिस्क पर हैं, कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के, तो क्या टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस भी होते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। इसके अलावा फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसमें रूमेटॉइड है, जिसमें सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस बहुत सारी आती हैं। और
एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली बीमारी है, वो भी आर्थराइटिस के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती है। बहुत से लोगों को सोरायसिस होती है। सोरायसिस इज़ अ स्किन डिसीज़ जिसमें स्किन में लीजन्स होते हैं, इचिंग होती है, लीजन्स होते हैं, दैट कैन अफेक्ट द जॉइंट, जिसको सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो दीज आर ऑल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसके अलावा एक और फॉर्म है आर्थराइटिस का जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। अगर किसी को प्रीवियसली फ्रैक्चर हुआ है, कार्टिलेज लिगामेंट की चोट लगी है और डिफॉर्मेशन पैदा हो गई है, तो उसकी वजह से अलाइनमेंट उनका जॉइंट का डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जो आर्थराइटिस उसकी वजह से मैल अलाइनमेंट की वजह से जो आर्थराइटिस होती है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। या फिर इन्फेक्टिव है, किसी का जॉइंट अगर इन्फेक्ट हो गया और कार्टिलेज डैमेज हो गया तो वो सीक्वली ऑफ इन्फेक्टिव सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है। तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस। ब्रॉडली स्पीकिंग द मोर कॉमन आर्थराइटिस इज ऑस्टियो एंड रिमेटॉइड। तो इसको हमने पहचानना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑस्टियो में आपको एक लेटर एज में प्रेजेंट करेगी, रिमेटॉइड किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको जॉइंट स्वेलिंग और मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठ करके जोड़ फूले हुए और अकड़े हुए काफ़ी होते हैं, तो ये आपको समझना है। और मॉर्निंग स्टिफनेस और रिमेटॉइड स्पेशली जो कौन से जोड़ को अफेक्ट करती है? स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि नकल्स हैं, फिंगर्स हैं, फीट के जॉइंट्स हैं, इनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। स्मॉल जॉइंट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस परसिस्टिंग फॉर मोर देन एन आवर। अगर घंटे से कम है तो उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर स्टिफनेस सुबह सुबह 1 घंटे से ज़्यादा रहती है, स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, तो वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस को इंडिकेट करती है। एज अपोज टू दिस ऑस्टियो आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं नज़र आती है, बट स्टिफनेस होती है और वो बड़े जोड़ों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। लार्जर जॉइंट, फॉर एग्जांपल नीज है, शोल्डर है, हिप है, इनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो दीज आर द बेसिक 2 फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। ये ज़्यादातर कॉमन वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें अगर जैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज होते हैं कि किन लोगों में आर्थराइटिस होने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है, तो वो सही समय पर अगर उनको लक्षण आ रहे हैं तो पहचान करके अपना इलाज करवा सकें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। तो इसका रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में ओबेसिटी को बहुत बड़े स्तर पे टैकल किया जा रहा है और ये रिवर्स हो जाती है। डिटर्मिनेशन चाहिए, मेडिकेशंस अवेलेबल हैं आज की डेट में, डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द। ओबेसिटी क्यों? एक स्टैटिस्टिकल फिगर है कि जो हमारा बॉडी वेट है, जब हम चलते हैं तो जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स कह लीजिए या जॉइंट के ऊपर लोड कह लीजिए, तो दैट इज़ अबाउट 2 times योर बॉडी वेट व्हेन यू आर वॉकिंग, एंड द मोमेंट यू गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स इट बिकम्स 3 to 4 times। तो समझ लीजिए किसी का वजन 5 kg बढ़ा तो उसके ऊपर लोड 15 kg बढ़ गया स्टेयर्स पे। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डैमेज टू द कार्टिलेजेस ऑफ द जॉइंट। तो वो ओबेसिटी हो गया। खान पान, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप का जंक फूड इंटेक ज़्यादा है, या जंक फूड की भी बात करें तो और ज़्यादा साइंटिफिक बात करें तो एनीथिंग इन एक्सेस, फॉर एग्जांपल स्वीट्स, सॉल्ट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, ये हमारे किसी भी सेल के लिए हेल्दी नहीं है। सो दैट, और कार्टिलेज भी तो सेल है, वो भी बॉडी का सेल है, और कार्टिलेज के लिए भी हेल्दी नहीं है। सो जो हम ये बात करते हैं ना कि ठंडी चीज़ें या राइस, बड़ा कॉमन मिथ है कि चावल खाने से जॉइंट पेन्स या अचार खाने से जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं। तो द साइंस बिहाइंड इट इज़ एक्चुअली द एक्सेस ऑफ शुगर इन द बॉडी। वाइट राइस इंक्रीजेस शुगर। ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, मॉडरेशन में खा सकते हो, बैलेंस डाइट खानी है आपने। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, वीट प्रोटीन भी होना चाहिए, राइस प्रोटीन भी होना चाहिए, दाल प्रोटीन भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो पिकल में अगेन देयर इज लॉट ऑफ सॉल्ट एंड देयर इज लॉट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स विच, और इनसे होता क्या है? स्वीट्स, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस फैट्स, ये सारे दे ऑल क्रिएट, they are inflammatory triggers of the body, so they create inflammation in the joints. तो अपने आप में मतलब आप वैसे नहीं कि आपने खाया और हो जाएगा,
लेकिन अगर आप प्री डिस्पोज्ड हो तो दे विल ट्रिगर द कैस्केड, द स्टार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसलिए जिन लोगों को है आर्थराइटिस उन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। बॉडी वेट हो गया आपका, Diet फूड हो गया, डाइट में एज आई सेड एवरीबडी इज अवेयर कि प्रोटीन इंटेक कम से कम एवरेज पर्सन के लिए 60 से 70 ग्राम तो मिनिमम प्रोटीन इंटेक डेली होना चाहिए। बैलेंस डाइट है, कैल्शियम रिच डाइट है। कैल्शियम रिच डाइट की बात करें तो आज की डेट में सोया प्रोटीन है, रागी कैल्शियम है, तो इस तरह की चीज़ें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन अपना अच्छा रखना चाहिए। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर एक और रिस्क फैक्टर जो कि सबको समझना है, जानना है कि इज़ देयर अ जेनेटिक, इज़ देयर अ हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन टू दिस डिसीज़। फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स की फैमिलीज को देखिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस आल्सो रन्स इन फैमिलीज, rheumatoid arthritis also runs in families, and osteo runs especially more commonly, predominantly in women. Their daughters, rheumatoid can affect anybody. Again, they are more common in women and females. So आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो you are predisposed to this disease and that is a risk factor for you. और खास करके महिलाएं। खास करके महिलाएं। ठीक है, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं। हाँ जी। आपने जैसे जो डाइट की बात कही ना डॉक्टर, तो इसमें आजकल विटामिन डी और कैल्शियम की भी बात होती है, बहुत लोगों में डिफिशिएंट पाया जाता है। तो रोल प्ले करते हैं कि अगर किसी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है। रोल प्ले करते हैं। सी जॉइंट्स आर सपोर्टेड बाय बोन्स and bones are supported by calcium and vitamin by calcium is supported by vitamin D. So इसका एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आर्थराइटिस और हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स का। कैल्शियम इनटेक सफिशिएंट रखना आपको बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी, अनफॉर्चुनेटली इन एशियन पॉपुलेशन हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि स्किन बैरियर होता है, कलर ऑफ स्किन बैरियर है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सन की उतनी ज़्यादा नहीं जाती हैं। विटामिन डी स्किन में बनता है, तो आपको विटामिन डी लेवल्स पे निगाह रखना, नज़र रखना। कैल्शियम पर्टिकुलरली लेडीज़ हु आर इन दैट एज ग्रुप, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, उनके लिए कैल्शियम इंटेक, विटामिन सप्लीमेंट्स लेने में कोई हर्जा नहीं है। आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाइए, सप्लीमेंट्स लीजिए, तो दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो ऐसे जैसे हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स की बात की, कई सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम सब चीज़ें सही कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी ठीक है, उसके बावजूद भी हो गया, और ऐसा भी नहीं कि फैमिली हिस्ट्री में रहा हो। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे मैंने सुना था कि आजकल जैसे स्टेरॉइड्स, जैसे आपने कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हाँ जी, स्टेरॉइड्स ले रहे लोग बहुत ज़्यादा। इवन बहुत सारे हिडन दवाइयों में भी जो है, दवाइयों में हिडन स्टेरॉइड्स मिलते हैं। हाँ जी। स्टेरॉइड्स के ओवर कंजप्शन से क्या हड्डियों में आर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं? Steroid per se doesn't cause osteoarthritis, but steroids would make your bones weak. Especially corticosteroids, जो हम लेते हैं, वो मेडिसिनल ज़्यादा होता है स्टेरॉइड्स, तो वो आपकी बोन्स को कमज़ोर बनाता है। या कभी कभी इनएडवर्टेंट स्टेरॉइड यूज़ हो जाता है, आपने दवाइयाँ ले ली, कहीं से ले ली दवाइयाँ, उसमें स्टेरॉइड मिक्स है, आपको पता नहीं चला, तो वो आपके हड्डियों, वो स्टेरॉइड्स हड्डियों को ही नहीं पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को वीक करते हैं। So we are not talking about anabolic steroids at this point in time. We are talking about corticosteroids. So they would make your bones and your body tissues weak. तो और अगर bones weak हैं, body tissues weak हैं, तो obviously your muscles are not supported, joints are not supported, so they have a bearing on it. External factors other than these are जैसे मैंने बताया कि अगर आपका मतलब जैसे आपने पूछा कि हम सभी कुछ ठीक कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें आर्थराइटिस क्यों हुई है और फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। सो देखिए, अगर आप ओवरवेट नहीं है, आपका BMI विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, आप सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, आपका विटामिन डी कैल्शियम लेवल ठीक है, आपके एक्सरसाइज लेवल, अगेन नाउ सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। जितना आप सेडेंट्री हो उतना यू आर एट रिस्क ऑफ डिसीजेस। हम इसी पर ही आ रहे थे वैसे तो। हाँ जी, फैमिली हिस्ट्री कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके
फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि पेरेंट्स में ही डिसीज़ हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ योर फादर, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ योर मदर, कहीं ना कहीं वो देखो कोई डिसीज़ हर सिबलिंग में प्रेजेंट नहीं करता, सो इट माइट प्रेजेंट इन सर्टेन सिबलिंग्स, मे नॉट प्रेजेंट इन अदर सिबलिंग्स, सो दैट हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों को आर्थराइटिस होती है जनरली ईदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है, ये दो रीजंस होते हैं। तो कहीं ना कोई फैक्टर तो रोल प्ले करता ही है इसमें। जैसे आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल का कहा, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ वॉक कर लेते हैं तो वही एक्सरसाइज में काउंट हो जाता है। हमने कुछ दिनों पहले स्टडीज़ वगैरह देखे थे कि जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं अपने शुरुआती दिनों में, 20s में, 30s में, उनमें चांसेस कम हो जाते हैं आगे चल करके आर्थराइटिस होने के। तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सच में हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है और वो हमें आर्थराइटिस या हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों से बचाता है? राइट, सो आई वुड डिफर from you on that, and also I would contest that strength training सिर्फ early 20s और 30s में नहीं चाहिए. Okay. Strength training in moderation. Balanced strength training is required at every and all age groups. Right. हाँ. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि हमने बॉडी बना ली 20-30 साल 25 साल की उम्र में और ज़िंदगी भर चलेगी. क्यों? क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर्स और लेट्स से 30 प्लस कह लीजिए, 35 प्लस कह लीजिए, द बॉडी टिश्यू ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन बॉडी से होता है और उसका रेपरेटिव प्रोसेस चलता रहता है. सो वन हैज़ टू इनकल्टेट अ प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस, ऑब्वियसली एज मैच्ड. आप यंगस्टर्स हैं तो आप हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप एज के हिसाब से लाइट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको हर एज ग्रुप में करनी चाहिए. एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट यू रेज्ड अबाउट वॉकिंग, सो एक्चुअली वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. वॉकिंग आपको आप अपनी पेस के हिसाब से आधा पौना घंटा वॉकिंग अगर आप कर रहे हैं डेली, सो वॉकिंग से यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मसल्स, योर बोन्स, योर लंग्स, your psyche. You feel good when you are, you exercise yourself. फ्रेश एयर में जाते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं बॉडी को. तो वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. वॉकिंग तो करना ही करना है. एंड यू राइटली सेड कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रोल है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको अपनी एज के हिसाब से करनी है, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव भी है. अगर आपने एक्सेसिव एक्सरसाइजेस कर दी, एक्सेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर दी, तो यू विल डैमेज योर जॉइंट्स. एंड वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू अवर ओपीडी सेटअप कि सर हमने ओपन जिम में जा करके और हाथ घुमाया, ये किया, वो किया, ये क्रॉस बार्स की, एंड दे कम बैक. सो इट हैज़ टू बी वेरी gradual process, under guidance, and not heavy. So strength training is important, walking is important, both are important for your body health. आप अगर उसकी बात करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो हमारे देश में देखते हैं कि एक जिम है, उस जिम में यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, एल्डरली भी आ रहे हैं. सो इट्स काइंड ऑफ ए कॉमन जिम. सो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि एक सर्टेन एज ग्रुप के, लेट्स से 50, 55 प्लस 60, इनकी जिम ही अलग होनी चाहिए. अच्छा. इनके ट्रेनर्स भी अलग होने चाहिए. सो द सेम ट्रेनर हु इज ट्रेनिंग ए यंगस्टर्स एंड ए एल्डरली पर्सन, गड़बड़ होती है. सो दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन कि इन लोगों के लिए अलग जिम होनी चाहिए, इनके ट्रेनर्स अलग होने चाहिए, एंड दे विल डू वेरी वेल, दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स वेरी वेल. अभी तक हम लोगों ने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की है डॉक्टर, उसमें आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन अब तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा. हमने सिम्टम्स जाने, कॉजेज जाने, रिस्क फैक्टर्स जाने, टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. अब हम आते हैं जो मेन, जिसके लिए आई थिंक हमारी ऑडियंस में इंतज़ार कर रही है, इलाज. कि आर्थराइटिस हो गया, डिटेक्ट हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो सबसे पहले इलाज से पहले कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो टेस्ट कंफर्म करते हैं कि हाँ इनमें आर्थराइटिस हैं. और अगर हम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के बेसिस पे समझें, क्योंकि हम बीपी, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल सब कराते हैं, बोन्स का कोई चेकअप नहीं कराता. अभी हाल ही में हमारे ऑफिस में लगा हुआ था एक कैंप जिसमें बोन डेंसिटी चेक की जा रही थी. तो हमें पहली बार कुछ ऐसा पता चला कि अच्छा ऐसा भी कोई टेस्ट होता है. तो हड्डियों के लिए कोई टेस्ट है जिससे हम करवा करके समझ सकते हैं कि हाँ आगे चल करके आर्थराइटिस होने का रिस्क तो नहीं है. बोन डेंसिटी, यू राइटली सेड कि इट्स इम्पॉर्टेंट. आपको अपनी बोन डेंसिटी चेक करवा लें, बोन मिनरल डेंसिटी या डेक्सा स्कैन जिसको कहते हैं. तो उससे मिनरलाइजेशन
प्लस प्रोटीन लेवल्स इन द बोन का पता चलता है। ऑस्टियोपीनिया है, यानी कि ऑस्टियोपीनिया मतलब मिनरल्स की डेफिशिएंसी हुई बोन्स के अंदर, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कैल्शियम प्लस प्रोटीन्स दोनों की डेफिशिएंसी। सो दैट इज समथिंग विच इज़ अ रेड फ्लैग। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका तो इमीडिएट और अर्जेंट और ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज की डेट में। आप देयर आर वेरियस वेज टू रिवर्स ऑस्टियोपोरोसिस, इट कैन बी रिवर्स्ड। तो एक तो ये हो गया बोन डेंसिटी वाली बात। अगर आप आर्थराइटिस की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है टू सी अ क्लिनिशियन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही बहुत सारी चीज़ें बता देता है, डॉक्टर की सलाह बता देती है कि ये आर्थराइटिस है कि नहीं है। देन वी मूव ऑन टू इन्वेस्टिगेटिव पार्ट। इन्वेस्टिगेशंस में आप के पास ब्लड टेस्ट की मोडालिटीज़ हैं, आर ए फैक्टर, NT-CCP, रूमेटॉइड के बहुत स्पेसिफिक टेस्ट हैं। यूरिक एसिड एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है आजकल आर्थराइटिस का। यूरिक एसिड जिसको हम गाउट कहते हैं, तो इट इज़ एक्चुअली मोर कॉमन इन माय प्रैक्टिस, इन माय ओपिनियन, इवन मोर कॉमन देन रूमेटॉइड, इवन मोर कॉमन देन ऑस्टियो। ओके। यूरिक एसिड आज बहुत ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको जॉइंट्स पेन होते हैं, मसल पेन्स भी होते हैं। ऐसा नहीं, ये मिथ है कि फुट में ही पेन होगा, यूरिक गाउट फुट में ही होगा। Higher uric acid levels can affect any joint of the body, and this is being seen more and more in recent times as compared to previous. तो यूरिक एसिड का हुआ, RA फैक्टर हुआ, NT-CCP हुआ, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ब्लड टेस्ट है, इनसे पता चल जाता है। फिर एक्सरेज है, अगर मान लीजिए कोई डाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का डाउट है, रूमेटॉइड का डाउट है, तो एक्सरेज में भी आ जाती है। इन सब चीज़ों से आइडिया लग जाता है। इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आज की डेट में MRI स्कैन है। MRI स्कैन इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज़ टू डिटेक्ट चेंजेस ऑफ आर्थराइटिस इन द जॉइंट्स। सो ये मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। डेक्सा स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरे है, MRI है, ये करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर टेस्ट से कंफर्म हो गया कि जो है बोन और जॉइंट्स कमज़ोर हैं, मे बी आर्थराइटिस का रिस्क है जी, तो उसके लिए फिर इलाज कैसे होता है? अगर स्टेजेस वाइज डिफाइन करें तो, कि अर्ली स्टेज का आर्थराइटिस है तो उसका इलाज कैसे होगा, एडवांस स्टेज का है तो उसका कैसे होगा, मिड में है तो उसका कैसे होगा? ठीक है। तो रूमेटॉइड को एक बार को अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेडिसिन हैं इलाज के लिए। So, दवाइयाँ? लेट मी टेल यू, हाँ जी, दवाइयाँ हैं रूमेटॉइड के लिए। रूमेटॉइड क्योंकि इट्स एन ऑटोइम्यून डिसीज, सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच इज डैमेजिंग योर बॉडी सेल्स एंड अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये परसिस्ट करेगी लाइफ लॉन्ग, रूमेटॉइड। पूरे टाइम दवाई और दवाइयों नहीं, हाँ, आई एम कमिंग ऑन दैट। मतलब ये जो प्रोसेस है, जो इन्फ्लेमेशन वाला ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ये लंबे समय तक परसिस्ट करता है। पहले ये हुआ करता था, हमारे पास ऐसी दवाइयाँ नहीं थी कि हम इस बीमारी को ट्रीट करके रिवर्स कर दें, बट आज की डेट में इस बीमारी को रिवर्स भी किया जा सकता है बाय मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अच्छा, तो ये तो रूमेटॉइड की बात हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब उसमें दवाइयों का ज़्यादा रोल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेज की है तो इसमें दवाइयों का तो रोल है ही, मतलब कार्टिलेज सपोर्टिंग मेडिसिन, ग्लूकोजामीन हुआ, हाइलुरोनिक एसिड हुआ, इन सब का रोल है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने वेट कंट्रोल करना है, आपने एक्सरसाइजेज, लाइट एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें हैं। और मैं ये कहूँगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब दोज हु आर प्री डिस्पोज्ड, उनको प्रिकॉशंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल किसी को नी की प्रॉब्लम है या हिप की प्रॉब्लम है, तो वाई सिट ऑन ग्राउंड, डोंट सिट ऑन फ्लोर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई डू अ डीप स्क्वाट, डू अ हाफ स्क्वाट, वाई डू अ डीप लंजेस, वाई डू अ फुल लंजेस, डू हाफ लंजेस, एंड इफ पॉसिबल आई थिंक दे शुड, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज ऑस्टियो में अर्ली स्टेजेस में जो कार्टिलेज का होता है वो होता है स्टेयर्स पे। अच्छा, तो स्टेयर जो लोग प्री डिस्पोज्ड हैं अर्ली एज में, लेट्स से 35, 40, अर्ली 40s, मे बी टचिंग 50, उनको स्टेयर्स अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं, ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम, बट अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। सो ये एक्टिविटीज़, लो सिटिंग, स्टेयर्स, टू एग्रेसिव स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। सेम विद टॉयलेट्स, सॉरी, सेम विद टॉयलेट्स, टॉयलेट्स, या इंडियन टॉयलेट्स, दे शुड प्रेफर कमोड चेयर्स। तो ये तो हो गया आपका अर्ली स्टेज का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अर्ली स्टेज में दवाइयों का भी, हालांकि
there is mixed scientific evidence on that, but there is a role of medicines. Medicines जो cartilage को रीजनरेट करने में हेल्प करती है, रिपेयर करने में हेल्प करती है, डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं. सो देर आर मेडिसिन्स अवेलेबल. अर्ली स्टेज में तो आप मेडिसिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए अर्ली से बढ़ करके आप मिड स्टेज में पहुंच गए, नॉट एडवांस्ड बट मिड स्टेज. तो मिड स्टेज में देर आर अगेन फिजियोथेरेपी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ है, एक्सरसाइजेज है, ट्रेनिंग है. तो मिड स्टेज में अगर रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस को हम 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. तो जो ग्रेड 2, ग्रेड 3 की मिड स्टेज आर्थराइटिस है, इसमें अगर तकलीफ़ आपको परसिस्टेंट है, ज़्यादा तकलीफ़ है, जो कि दवाइयों से भी नहीं सेटल हो रही है, फिजियो से भी नहीं सेटल हो रही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी नहीं हो रही है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड, पेन किलर आपको हर दूसरे तीसरे दिन या डेली खानी पड़ रही है, देन देयर इज़ अ रोल ऑफ इंजेक्शंस इन द नी, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस, जो ग्रीस वाले इंजेक्शंस होते हैं, उनका रोल है. और आज की डेट में आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर, सो देर आर बायोलॉजिक्स, ऑर्थोबायोलॉजिक्स अवेलेबल. तो ऑर्थोबायोलॉजिक्स इंडिकेटेड होता है यही ग्रेड 2, ग्रेड 3 आर्थराइटिस के लिए. और ऑर्थोबायोलॉजिक्स क्या होता है? ऑर्थो मतलब जॉइंट, बोन्स, जॉइंट्स, बायोलॉजिक्स यानी कि बॉडी के टिश्यूज. सो बॉडी के टिश्यूज से ही, फॉर एग्जांपल आपका बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं, पीआरपी सुना होगा आपने. पीआरपी है, वो प्लाज्मा से निकलता है, वो ब्लड से निकलता है. तो पीआरपी था, आज की डेट में पीआरपी से भी आगे कुछ मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि बोन मैरो से स्टेम सेल्स ह्यूमन बॉडी से निकाल करके वो नीज़ में इंजेक्ट किए जाते हैं. और फिर उसके बाद में आपका वो है जो स्ट्रोमल सेल्स, जो एडिपोज टिश्यू है हमारा, उसमें भी कुछ मिजेनकाइमल सेल्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके, कॉन्सेंट्रेट करके वो इंजेक्ट करते हैं. तो ये डिफरेंट मोडालिटीज़ आज की डेट में मिड स्टेज आर्थराइटिस के लिए अवेलेबल हैं. पीआरपी इंजेक्शन है, स्टेरॉयड इंजेक्शन है, ग्लूकोजामिन ग्रीस का इंजेक्शन है, ऑर्थोबायोलॉजिक्स है. तो ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और ये डिसीज़ प्रोसेस को स्लो मतलब रिवर्स करेंगे. ऑर्थोबायोलॉजिक्स स्पेशली रिवर्स करेंगे कि नहीं, ये तो समय बताएगा. अभी तो अर्ली स्टेज है, 2 साल हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस हुए 2 साल हुए. बट सर्टेनली जो अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो डिसीज़ प्रोग्रेशन को स्लो जरूर करेंगे और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे. उसका बेनिफिट क्या है? जितने समय में आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं, डिसीज प्रोग्रेशन स्लो हुआ है, यू हैव टू become more stringent in your lifestyle modifications and exercises. Correct. तो वो टाइम बाई करना है आपने अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए कि बीमारी आगे ना बढ़े. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन. ठीक है, आपका 1 kg वेट कम हुआ, 3 kg लोड कम हो गया ऊपर नीचे जाने वाला. सो दैट इज समथिंग विच शुड बी केप्ट इन माइंड. ठीक है. और अगर आप वेरी एडवांस स्टेज की बात करें, ग्रेड 4 की, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो कार्टिलेज बचा ही नहीं है, जॉइंट का कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया है, बोन्स आर रबिंग ऑन ईच अदर, देयर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन, लॉट ऑफ पेन. तो उसमें कोई रीजनरेटिव मेडिसिन काम नहीं करेगी. उसमें वन शुड गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, कोई हो, हिप का हो, नी का हो, शोल्डर का हो, क्योंकि कोई और मोडालिटी काम नहीं करेगी. ठीक है. और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करें तो आज की डेट में बहुत एडवांस्ड है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सेफ भी है, सक्सेसफुल भी है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड देमसेल्व्स बाय अंडरगोइंग द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. रोबोटिक टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट. पहले कंप्यूटर नेविगेशनल होती थी, अब रोबोटिक असिस्टेड हो रही है, एंड दैट्स वेरी प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट. रिहैब इज ईजियर. So joint replacement surgery for indicated age group and category of disease grade 4, it's the treatment of choice. Okay. तो ये हमने ट्रीटमेंट समझ लिया. तो अभी जैसे आप बता भी रहे थे कि प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए, या इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल समझे एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि आर्थराइटिस से हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप्स अपनाएं सो दैट हमें आगे चल करके आर्थराइटिस होने का रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए. टिप्स तो बहुत सारे हैं मेगा, बट आई विल गिव यू सम सिलेक्टेड टिप्स जो मुझे लगता है कि इजीली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. सो टिप नंबर 1 इज, विच माइट साउंड अ लिटिल ऑफ द ट्रैक, अच्छे से नींद पूरी करो. बहुत ज़रूरी है.
आपने 7 घंटे की 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करना, आज की डेट में दिस इज़ समथिंग, इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ आस्क आई थिंक, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज, social media pressure, social media, mobile phones, whatever, you know. So I think this is the most important aspect that one should pay attention to. Adequate sleep, adequate hydration of the body. Fluid intake ठीक होना चाहिए, sleep. That will rejuvenate, energize each and every cell of your body, including your bone and joints cells. इसके बाद आता है वेट का. So those who are on the higher side of BMI, उनके लिए मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि प्लीज़ इस पे ध्यान दें. और इट्स नॉट समथिंग विच इज़ नॉट अचीवेबल, इट्स अंडर योर कंट्रोल, यू हैव टू डू इट. क्योंकि बॉडी वेट का तो हम तो आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज देखें तो और भी ऑर्गन्स पे इसके इल इफेक्ट्स पड़ते हैं. सो प्लीज़ कीप योर बॉडी वेट अंडर कंट्रोल. उसके तरीके आपको अच्छी तरह मालूम है. आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, एडवाइजर्स अवेलेबल हैं, अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं. तो बॉडी वेट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन कम्स एक्सरसाइजेस. सो एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप वॉकिंग कह लीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह लीजिए, योगा कह लीजिए. योगा इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज. योगा एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक, फॉर योर अपर लिम जॉइंट्स, लोअर लिम जॉइंट्स. तो एक्सरसाइजेस का रोल है. ठीक है. फिर आते हैं हम खाने पीने पे. तो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पे ध्यान दीजिए. मैंने कहा 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है. कैल्शियम रिच डाइट लेनी है. कैल्शियम रिच डाइट, रागी इज समथिंग विच आई रिकमेंड टू ऑल माई पेशेंट्स एंड यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. रागी में अच्छा कैल्शियम होता है. रागी यूज़ करना चाहिए. मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. विटामिन डी अपना रेगुलर मॉनिटर करना है. विटामिन डी कम है तो उसको ऑप्टिमाइज करना है. एक्सपोजर टू सनलाइट है, ठीक है ना. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जॉइंट्स की जो उसको नज़रअंदाज ना करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो परसिस्ट कर रही है लंबे समय तक, रैकरिंग है या परसिस्ट कर रही है, सो उसको नज़रअंदाज नहीं करिए. गो एंड टेक एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट and I'm sure the expert would be able to help you out on that. बिल्कुल, परफेक्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आर्थराइटिस पर हमारे साथ साझा करने के लिए. आपने सच में बहुत ही आसान भाषा में इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके समझाया है. एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी सेशन बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. ऐसे और भी हेल्पफुल पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए NBD लाइव. थैंक यू.